अब देखिए ये वेपर प्रेशर, मान लीजिए अगर हमने किसी ओपन कंटेनर में हम कर रहे होते, ठीक है, ओपन कंटेनर में क्या होगा, लगातार लिक्विड में से जो वेपर्स होंगी वो क्या करेंगी, वो लिक्विड में से ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वेपर फेज में जाने लगेंगे। तो यहाँ पर ये जो प्रेशर है वेपर प्रेशर यहाँ पर भी होगा, ठीक है, वेपर प्रेशर ओपन कंटेनर में भी होगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, यही पॉइंट होता है हमारा जिसे हम कहते हैं बॉइलिंग। बॉइलिंग क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेयर प्रेशर। मतलब किसी भी द्रव में जब आप तापमान बढ़ाते जाएंगे तो जो उसका वाष्प दाब जब हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, वायु दाब के बराबर हो जाता है, तो उस तापमान को कहा जाता है बॉइलिंग यानी उबलना। अब बॉइलिंग पॉइंट जो होता है 1 एटमॉस्फेयर पे क्या कहा जाता है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट यानी कि सामान्य क्वथनांक, और बॉइलिंग पॉइंट जो आपका 1 बार पे होता है उसे कहते हैं हम स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट यानी कि मानक क्वथनांक। ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपका जो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट से, वो इसलिए क्योंकि 1 बार की जो वैल्यू होती है वो 1 एटमॉस्फेयर से थोड़ी सी कम होती है। तो ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है या स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है, अगर आप नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस आएगा, लेकिन अगर आप इसके स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो ये 99.6 डिग्री सेल्सियस आता है। अच्छा, ये जो बॉइलिंग होता है इस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फिर असर पड़ना चाहिए। जब हम बात कर रहे हैं कि जो वेपर प्रेशर है जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है तब होती है किसी भी लिक्विड की बॉइलिंग, तो इसका मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो किसी भी लिक्विड की बॉइलिंग को अफेक्ट करेगा। बिल्कुल होता है हाई एल्टीट्यूड्स पर, ठीक है, हाई एल्टीट्यूड्स पे क्या होता है, प्रेशर कम होता है। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो सी लेवल से यानी समुद्र तल पे जितना होगा, जब हम आगे ऊपर हाई एल्टीट्यूड में जाते जाएंगे, पहाड़ों में जाते जाएंगे, तो क्या होगा, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने लगता है, और इसीलिए जो कोई भी लिक्विड होता है वो हाई एल्टीट्यूड्स पे अधिक तापमान पे गर्म होता है, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ भोजन पकने में भी बहुत समय लगता है, वहाँ पे कुकिंग वगैरह के लिए प्रेशर कुकर का यूज़ किया जाता है क्योंकि वहाँ पे देर से चीज़ें बॉईल होती हैं। तो देखिए फिर सरफेस टेंशन देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो कि हमारी पृष्ठ तनाव। अब देखिए पृष्ठ तनाव को समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए मैंने इस बीकर में वाटर लिया हुआ है। अब इस बीकर के वाटर की मैं कणों की अगर बात करूँ तो अगर यहाँ पर कोई मेरा पार्टिकल प्रेजेंट है तो इस पार्टिकल के बीच में, क्योंकि हमें पता है कि लिक्विड स्टेट में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स होता है, उनके बीच में आकर्षक बल होता है। तो ये पार्टिकल जो है किससे अट्रैक्ट हो रहा होगा, इसके आसपास जितने भी पार्टिकल्स हैं वो इसे समान रूप से अट्रैक्ट कर रहे होंगे। ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, और नेट फोर्स जो इसके ऊपर लग रहा है, या इसमें हम कह सकते हैं कि नेट जो इसका रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है वो कुछ भी नहीं है, तो ये कैंसिल आउट हो जा रहा है। लेकिन अगर हम सरफेस की बात करें, सतह पे बात करें, जो लिक्विड यहाँ सतह पर है, अगर यहाँ पे कोई पार्टिकल उपस्थित है तो अब देखिए ऊपर तो कोई पार्टिकल है ही नहीं इसे खींचने के लिए, सारे के सारे पार्टिकल्स कहाँ हैं, यहाँ नीचे की तरफ हैं। वो क्या कर रहे हैं, इसे लगातार कहाँ, नीचे डाउनवर्ड पुल दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये एक नेट डाउनवर्ड फोर्स जो है वो एक्सपीरियंस कर रहा है। यही जो आपका जो बिल्कुल डाउनवर्ड ये फोर्स जो है एक्सपीरियंस कर रहा है ये कण, इसी को आप बोलते हैं सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव। रिप्रेजेंट करते हैं इसको गामा से, ठीक है, ग्रीक लेटर गामा से। अगर डिफाइन करना हो क्या कहेंगे, द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू द इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। यानी अगर मैं इस लिक्विड की सरफेस पे एक ऐसे लाइन ड्रॉ करूँ, यहाँ पर ये एक इमेजिनरी लाइन की बात हो रही है, ठीक है, काल्पनिक लाइन है, इसके एक यूनिट लेंथ पर जितना डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री कोण पे जितना डाउनवर्ड फोर्स रिजल्टेंट इसका लग रहा है वही क्या होगी, सरफेस टेंशन। यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट्स लेते हैं डाइन पर सेंटीमीटर, ठीक है, डाइन सेंटीमीटर इनवर्स भी बोल सकते हैं, या फिर न्यूटन पर मीटर। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर जो पार्टिकल है हम इसकी बात कर रहे हैं कि क्योंकि इसके ऊपर चारों तरफ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है तो इसके ऊपर कोई नेट फोर्स नहीं है, यानी इसकी कोई ऐसे एनर्जी यहाँ पर नहीं होगी। लेकिन अगर हम इस वाले पार्टिकल की बात करें जो सरफेस पे प्रेजेंट है, सतह पर उपस्थित है, क्योंकि नीचे की तरफ से सारे के सारे पार्टिकल्स इसे अपनी तरफ खींच रहे हैं और ये एक नेट फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, इसका मतलब इसमें एनर्जी है। अब जो नेचर में कोई भी चीज़ जो है वो अपनी एनर्जी लो रखने की कोशिश करती है, तो इसीलिए कोई भी लिक्विड अपनी एनर्जी को भी, क्योंकि पता है उसे कि सरफेस के ऊपर जो पार्टिकल्स होंगे उन पे अंदर एनर्जी होगी, ऊर्जा होगी,
तो अगर इसको अपनी ऊर्जा कम से कम रखनी है तो ये क्या करेगा, कम से कम सरफेस एरिया रखने की कोशिश करेगा। इसीलिए जो लिक्विड होता है उसको आपने देखा होगा, कोई ड्रॉप अगर कहीं सरफेस पे पड़ी है तो वो कौन सा गोल आकृति ले लेती है, स्फेरिकल हो जाती है। रेन ड्रॉप स्फेरिकल क्यों होती हैं, या फिर जो हमारी लिक्विड की अगर कहीं पे ड्रॉप्स गिर जाएं तो वो स्फेरिकल सरफेस ही क्यों लेती हैं, उसका आंसर यही है, क्योंकि कोई भी लिक्विड जो है वो सरफेस पे मिनिमम पार्टिकल्स को रखने की कोशिश करेगा, और वो मिनिमम वाली जो कंडीशन है वो सिर्फ तभी पूरी हो पाती है जब स्फेरिकल आकृति हो, ठीक है, जब गोलाकार आकृति हो, उसी से ये कंडीशन पूरी हो पाती है। इसीलिए जो हमारे लिक्विड्स होते हैं वो क्या लेते हैं, स्फेरिकल नेचर ले लेते हैं, स्फेरिकल आकृति शेप ले लेते हैं जब वो सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा देखिए सरफेस एनर्जी क्या होती है, पृष्ठीय ऊर्जा। Energy or work required to be done to increase the surface area of a liquid by a unit amount। हमने कहा कि क्योंकि ये जो सतह पर उपस्थित पार्टिकल्स हैं इनको नीचे की तरफ को एक फोर्स ड्रैग कर रहा है, तो अगर मुझे इस सतह को, ठीक है, इस सतह की एरिया बढ़ाना है, मान लीजिए यहाँ कोई ड्रॉप होती और मुझे इस ड्रॉप का एरिया थोड़ा और इंक्रीज करना है, तो मुझे इस फोर्स के अगेंस्ट जाना पड़ेगा। जो बल इसे नीचे की तरफ खींच रहा है मुझे उसके विपरीत जाकर काम करना होगा, तो मुझे एनर्जी लगानी पड़ेगी, इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। तो इस जो एनर्जी मुझे इस पर लगानी पड़ रही है एक यूनिट अमाउंट से इसको इंक्रीज करने के लिए, वही क्या होगी, मेरी सरफेस एनर्जी या पृष्ठीय ऊर्जा। ठीक है, पृष्ठीय ऊर्जा के फॉर्मूले को अगर आप लिखेंगे तो सरफेस एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन एरिया, मतलब जितने अमाउंट से मैं इसको इंक्रीज कर रही हूँ। ठीक है, तो वर्क को क्या लिखते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ इंटू एल। एरिया को हमने यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लिया। फोर्स की यूनिट क्या होती है, डाइंस ले सकते हैं आप। लेंथ क्या होती है, सेंटीमीटर में। ये इसको यहाँ पर कैंसिल कर देगा ये पावर को, तो ये आ जाएगा डाइन सेंटीमीटर इनवर्स। और अगर आप एसआई यूनिट देखना चाहते हैं, ये तो सीजीएस यूनिट है, एसआई यूनिट्स होंगी तो इसकी होंगी जूल पर मीटर स्क्वायर या फिर न्यूटन पर मीटर। ये हुई सरफेस एनर्जी। अब इसकी वजह से देखिए सरफेस टेंशन की वजह से हमें बहुत सारे आंसर्स मिलते हैं, जैसा कि हमने कहा कि जो रेन ड्रॉप्स होती हैं उनकी जो आकृति होती है वो गोलाकार होती है। इसके अलावा अगर सरफेस वगैरह पे भी अगर लिक्विड पड़ा हुआ है तो वो मिनिमम सरफेस एरिया लेके बिल्कुल गोलाकार बनने की कोशिश करता है। इसके अलावा कैपिलरी एक्शन जो होता है, ठीक है, जो आपकी पतली वाली बिल्कुल बालनुमा ट्यूब्स होती हैं, अगर आप उनको लिक्विड के सरफेस पे ज़रा सा टच कराएंगे तो लिक्विड जो है उसके अंदर सीधे चढ़ जाता है, वो भी आपका सरफेस टेंशन की वजह से ही होता है। ओके, तो सरफेस टेंशन में और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, तापमान का क्या प्रभाव पड़ेगा हमारा सरफेस टेंशन के ऊपर। जब तापमान बढ़ता है तो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैसे भी बहुत कम हो जाता है, क्योंकि मूवमेंट जो है यहाँ पर पार्टिकल्स का बढ़ जाएगा। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ये होता है कि उससे हमारी सरफेस टेंशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच वन पार्ट ऑफ द लिक्विड ऑफर्स टू अनदर पार्ट ऑफ द लिक्विड इज कॉल्ड विस्कोसिटी। श्यानता कहते हैं हिंदी में। देखिए एक लिक्विड जब भी फ्लो करता है, हमें पता है लिक्विड जो है वो बह नहीं कि उसके अंदर गुड़ होता है, तो लिक्विड लेयर्स में फ्लो करता है। ठीक है, लिक्विड के एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर होती है और इस तरीके की उसके ऊपर सतहें बनी हुई होती हैं। और जब हम इन सतहों को देखेंगे तो जब ऊपर वाली सतह आगे बहने की कोशिश करेगी तो नीचे वाली सतह उसको रोकेगी। ठीक है, एक रेजिस्टेंस क्रिएट करेगी। और ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या होता है, जब दो चीज़ें आपस में रगड़ती हैं तो फ्रिक्शन आता है। ठीक है, घर्षण कहते हैं जिसको। तो वही चीज़ यहाँ पर होती है, जब ये ऊपर वाली लेयर फ्लो करने की कोशिश करेगी तो नीचे वाली लेयर से होगा घर्षण, जो कि क्या करेगी, उसको रोकेगी। और यही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या कहलाता है, आपका विस्कोसिटी या श्यानता। देखिए जो जितना कम फ्लो होता है, जैसे कि अगर हम ग्लिसरीन की बात करें, आपने ग्लिसरीन और पानी में आप देखेंगे तो ग्लिसरीन बहुत धीरे धीरे फ्लो होता है, पानी बहुत तेज़ी से फ्लो हो जाता है। तो हम ये कहेंगे कि ग्लिसरीन ज़्यादा विस्कस है और पानी जो है कम विस्कस है। ठीक है, यानी कि वो जो रेजिस्टेंस और घर्षण है लेयर्स के बीच में, वो ग्लिसरीन में हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है, पानी में हमें कम देखने को मिल रहा है। अगर मैं 3 लेयर्स ले रही हूँ, ठीक है, ये 3 लेयर्स में अगर मैंने मान लिया कि ये जो बीच वाली लेयर है इसकी वेलोसिटी क्या है, u है, तो जो इसके ऊपर वाली लेयर होगी ना, इसकी जो वेलोसिटी है वो du ग्रेडियंट से बढ़ जाएगी, और इसके नीचे वाली जो लेयर है उसकी उतने ही ग्रेडियंट से कम हो जाएगी। तो इस तरीके का जो फ्लो होता है, ठीक है, हम देख रहे हैं कि सतह के ऊपर जो सतह है उसमें जो वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, लेकिन एक सतह के नीचे जितनी भी सतहें हैं उनकी वेलोसिटी लगातार कम होती जा रही है। ऐसे तरह के फ्लो को हम कहते हैं स्तरीय प्रवाह या लेमिनर फ्लो। अब ये देखिए, अगर हम इसको फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश करें तो हम देखेंगे ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये किस पर डिपेंड करेगा, कितने क्षेत्रफल के कॉन्टैक्ट में हमारी ये लेयर आ रही है।
ये वाली लेयर का कितना क्षेत्रफल इस नीचे वाली लेयर के कांटेक्ट में है, ठीक है। तो यहाँ पर F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती हो जाएगा क्षेत्रफल के A के, और ऐसे ही हम F जो है यानी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है समानुपाती हो जाएगा du/dz, जो कि हमारा क्या है, विस्कोसिटी ग्रेडियंट या वेग प्रवणता, जितने से हमारी जो सतह की वेलोसिटी है या उसका जो वेग है वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तो ये होगा हमारा विस्कोसिटी ग्रेडियंट। अगर दोनों को कंबाइन कर देंगे तो ये आ गया F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A इंटू du/dz। अब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर हटेगा तो यहाँ पर हमारा एक कांस्टेंट आ जाएगा, एक स्थिरांक आ जाएगा, जो कि होगा ईटा, इसे बोलते हैं ईटा, ठीक है। एन को थोड़ा सा ऐसे करके लिखते हैं, ईटा है ये, समानुपातिक स्थिरांक है ये, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, श्यानता गुणांक कहते हैं इसे, ठीक है, विस्कोसिटी कोफिशिएंट है ये आपका। जब A इज इक्वल टू 1 यानी क्षेत्रफल अगर 1 हो और जो आपका विस्कोसिटी ग्रेडियंट है उसको भी हम 1 यूनिट रखें, अगर इस फॉर्मूले में आप इस चीज़ को भी 1 रख दें, इसको भी 1 रख दें, तो ये ईटा किसके बराबर आ जाएगा, F के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा विस्कोसिटी का माप, यानी हम अगर इसको डिफाइन करना चाहते हैं तो अगर हमने क्षेत्रफल 1 रख दिया और ये ग्रेडियंट भी 1 रख दिया तो ये हमारी विस्कोसिटी के इक्विवेलेंट आ जाता है। ऐसा यूनिट अगर विस्कोसिटी की देखनी है तो कितनी होती है, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, या फिर CGS यूनिट अगर हम लेंगे तो होगी डाइन्स सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके अलावा एक फेमस साइंटिस्ट को यहाँ पर ऑनर करने के लिए इसे पॉइज में भी मेजर किया जाता है, तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकेंड ये हमारी विस्कोसिटी कोफिशिएंट की क्या होती है, यूनिट होती है। अच्छा, अगर टेम्परेचर का अगर हमें इस पर इफेक्ट देखना है क्या होता है, तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे जो विस्कोसिटी है वो कम होती जाती है, क्योंकि क्या होगा, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और इसके बीच में जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यानी जो आकर्षण बल है वो कम हो जाएगा, तो अब इजीली जो है लिक्विड फ्लो करेगा, तो इसीलिए टेम्परेचर बढ़ने से विस्कोसिटी क्या होती है, कम होती है। तो ये था आज का टॉपिक, आई होप क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।